आप अपनी जिद पर अड़े हैं, पर क्या आपने मेरी पसंद पूछी? मैं उस जिद्दी लड़की से शादी क्यों करूं? हमारा कोई मेल ही नहीं है। सिर्फ इसीलिए कि वह आपके मैनेजर शर्मा जी की बेटी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम कर दूं। क्या आपने उसके रहने का ढंग देखा है? रणबीर की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह इस इलाके का सबसे हैंडसम और रसूखदार लड़का था। उसकी अपनी एक साख थी, गंभीर स्वभाव, अनुशासित जीवन और अडिग फैसले। वह जहां से भी गुजरता उसकी मौजूदगी का एहसास सबको हो जाता। आज वह अपने पिता के एक फैसले के सामने डटकर खड़ा था। वह लड़की नव्या, रणबीर के पिता के सबसे पुराने और वफादार कर्मचारी शर्मा जी की बेटी थी। वह बरसों तक बाहर रहकर पढ़ी थी और अब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां के साथ हमेशा के लिए वापस लौट आई थी। जब 1 साल पहले उसके पिता का देहांत हुआ था तब रणबीर ही वहां गया था, लेकिन वह केवल औपचारिकता पूरी करके वापस आ गया। उसे नव्या का व्यवहार और आधुनिकता कभी पसंद नहीं आई। पिछले कुछ समय से नव्या की मां और रणबीर के पिता के बीच बंद कमरों में लंबी चर्चाएं चल रही थी। नव्या और रणबीर के बीच 2-3 बार तीखी बहस भी हो चुकी थी। नव्या को यहाँ की बंदिशें और कायदे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह अपनी पसंद के कपड़े पहनती और बिना किसी रोक टोक के घूमना चाहती थी, जबकि यहाँ उसकी माँ उसे जबरदस्ती भारतीय कपड़ों में रहती थी, जिससे वह हमेशा चिढ़ी रहती थी। रणबीर, मेरी बात ध्यान से सुनो, पिता ने शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा। शर्मा जी सिर्फ मेरे मैनेजर नहीं थे, उन्होंने इस घर और कारोबार को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। आज वह नहीं है तो उनकी बेटी की सुरक्षा और भविष्य हमारी जिम्मेदारी है। मैंने उन्हें वचन दिया था कि नव्या का हाथ मैं अपने घर के लिए मांगूंगा। रणबीर ने झल्लाकर कहा, पर वह हमारे परिवार के ढांचे में फिट नहीं होगी। यही तो तुम्हें करना है। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी माँ चाहती है कि वह अब एक सुरक्षित घर की बहू बने। खानदान में तुम्हारे बराबर का कोई और नहीं है। रणबीर कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर आपकी जुबान की बात है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन एक बात साफ कर दूं, मुझे अनुशासन प्यारा है। उसे यहाँ के संस्कारों के अनुसार चलना होगा, वरना उसे बदलना मुझे अच्छे से आता है। मम्मी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उस मूंछों वाले एंग्री मैन से शादी कभी नहीं करूंगी। उसकी आंखों में हर वक्त गुस्सा भरा रहता है। मुझे तो उसे देखकर ही चिढ़ होती है। नव्या ने अपना तकिया बेड पर पटकते हुए कहा। उसकी माँ ने उसे समझाया, नव्या, समझने की कोशिश करो। वह बहुत ही जिम्मेदार और सुलझा हुआ इंसान है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। मम्मा प्लीज, मुझे उस खड़ूस के साथ नहीं रहना। आप जानती हैं मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है। वह तो हर बात पर रोक टोक करता है। उस दिन बगीचे में मैं बस टहल रही थी और उसने वहीं मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। माँ ने उसे टोकते हुए पूछा, पूरी बात बताओ, उसने क्यों डांटा? नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं बस अपनी पसंद के कपड़े पहनकर और हेडफोन लगाकर घूम रही थी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। कहता है, ये तुम्हारा विदेश नहीं है, यहाँ के तौर तरीके सीखो। वह बहुत ही सख्त इंसान है। नव्या ने मुंह बनाकर माँ की ओर देखा। वहां ऐसी स्थिति कभी आई ही नहीं थी माँ। बिमला जी ने प्यार से समझाया, देखो बेटा, जैसा देश वैसा वेश। ये भारत है और यहाँ औरतों को बहुत सम्मान दिया जाता है। माँ, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में औरत का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन नव्या को समझाना आसान नहीं था। वह आखिर तक शादी के लिए मना करती रही, पर दूसरी तरफ पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। नव्या के जन्मदिन के दिन ही उसकी शादी करके उसे विदा करने की तैयारी में बिमला जी लगी थी और दूसरी तरफ अपना पासपोर्ट और जरूरी चीजें छिपा कर रखती। वह नव्या, जिसने चुपके से गांव से वापस लंदन भागने की तैयारी कर ली थी। अब देखना था कि जीत किसकी होती है। उस वक्त हवेली के सब आदमी बैठक में थे। वहां जरूरी मीटिंग चल रही थी। चाय नाश्ते का दौर चल रहा था, जो दोपहर से शुरू होकर रात तक चलता रहा। नव्या, अरे तुम यहाँ हो। वहां रणबीर ने तुम्हें बुलाया है, कोई खास तोहफा लाया है। अपनी ही धुन में कमरे की ओर जा रही नव्या को जब मीरा ने अचानक पुकारा तो वह चौंक गई। सॉरी मीरा दीदी, क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं।
नव्या ने अपने कानों से हेडफोन हटाते हुए पूछा। मीरा ने अपने होंठ भींचे और मन ही मन चिढ़कर कहा, एक तो इस लड़की से कितनी बार कहा है मुझे दीदी मत कहा करो, बस छोटी बच्ची बनने का शौक चढ़ा है इसे। फिर उसने तेज आवाज में कहा, मैं कह रही थी कि रणबीर ने तुम्हें उस तरफ बुलाया है, तुम्हारे लिए कुछ खास गिफ्ट लाया है। लाल रंग के सूट में नव्या का खिलता रूप देखकर 23 साल की मीरा अंदर ही अंदर जल उठी। नव्या इतनी खूबसूरत थी कि उसे नजर लगाना आसान था। उसे यहाँ आए अभी 1-2 महीने ही हुए थे कि उसकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ होने लगे थे। दबे दबे शब्दों में उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। लेकिन गजब तो यह हुआ कि उस विदेशी मैम का रिश्ता खानदान के सबसे दमदार आदमी के साथ तय हो गया। वो शख्स जिस पर मीरा की नजरें थी। नव्या मीरा की बात मानकर आगे बढ़ गई। उसकी पतली कमर पर लाल रंग की कुर्ती और पटियाला सलवार के साथ दुपट्टा तो लिया गया था, लेकिन उस वक्त वह कंधे पर झूल रहा था और भारी सीना साफ नजर आ रहा था, जिसे नव्या ने संभालना जरूरी नहीं समझा और हेडफोन लगाए हुए सीधा सभी मेहमानों के सामने बेतरतीब तरीके से घूमने लगी। तभी वह सामने बैठा दिखाई दिया, जिसकी खतरनाक आंखें उसी पर टिकी थी। सिर्फ उसी की ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सब आदमियों ने एक नजर उसे जरूर देखा था। हालांकि अगली ही पल वे नजरें झुका गए। वह रणबीर की होने वाली पत्नी थी, उसे कोई और देख कैसे सकता था। उसी पल रणबीर गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वह उसकी तरफ आया और अपने कंधे पर पड़ी शॉल को एक झटके से उतारकर नव्या पर डाल दिया। दादाजी और रणबीर के पिता ने भी यह नजारा देखा और अपने होंठ भींच लिए। दो मासूम आंखें दो काली खतरनाक आंखों से टकराईं। अगले ही पल रणबीर ने नव्या की कलाई सख्ती से पकड़ी और उसे वहां से बाहर खींचता हुआ ले गया। वह लगभग उसे घसीटते हुए अंदर औरतों के कमरे में ले गया और सबके बीच गुस्से से इतनी जोर से छोड़ा कि वो लड़खड़ाकर गिरते गिरते बची। पास खड़ी सुमित्रा जी रणबीर की मां ने उस नाजुक सी लड़की को फौरन संभाल लिया। मम्मी, वह दहाड़ा किसकी इजाजत से वो आदमियों की बैठक में आई, वो भी बिना दुपट्टे के। बिमला जी ने घबराकर नव्या को देखा, जिस पर रणबीर की शॉल थी। बेटा, यह वहां कैसे चली गई ये मुझे नहीं पता। आप खुद इससे पूछे और इसकी हालत देखे। इसे तौर तरीके सिखाएं। जहां दिल करता है मुंह उठाकर चल देती है। इसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं, पर मेरी इज्जत का जनाजा मत निकालिए। वह धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोल रहा था। माफ करना बेटा, मैं समझाऊंगी इसे। बिमला जी ने उसे शांत करना चाहा। बैठक में तरह तरह के आदमी बैठते हैं। यह सीधा मुंह उठाकर अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाने वहां पहुंच गई। शर्म और लिहाज तो इसे छूकर भी नहीं गुजरा। रणबीर ने गुस्से वाली नजरें नव्या पर डाली। सब औरतें उसे देखकर अफसोस से सिर हिलाने लगी। रणबीर बेटा, छोड़ो, जाने दो, इसे इन चीजों का पता नहीं है, दादाजी ने बीच बचाव किया। रणबीर ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। पता नहीं है तो पता करें। वह आज बहुत गुस्से में था। उसका दुश्मन जगत सिंह भी उस वक्त वहां मौजूद था और उसने जिस नजर से नव्या को देखा था, रणबीर को वह नजरें अपने अंदर तक चुभती महसूस हुई थी। यह आखिरी बार है जो माफ कर रहा हूँ। अगली बार ऐसा किया तो जिंदा नहीं बचेगी। वह गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से बाहर निकल गया, जबकि नव्या खामोशी से यह सब देखती रह गई। उसकी हरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसकी माँ उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करवा रही थी जिसे सिर्फ गुस्सा करना, घूरना, बातें सुनाना और रौब जमाना ही आता था। रणबीर के उस व्यवहार ने नव्या के दिल में नफरत की आग सुलगा दी थी। उसने मन ही मन पक्का फैसला कर लिया था कि चाहे जान चली जाए, पर वह उस इंसान से शादी नहीं करेगी जिसने सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती की। बिमला जी उसे कमरे में ले गई और गुस्से में उसकी कलाई पकड़कर बोली, आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों इस उम्र में मेरी परवरिश पर सवाल उठवा रही हो? यहाँ तुम्हारे ससुराल वाले मेरी साख पर उंगलियां उठा रहे हैं। क्या यही सिखाया था मैंने तुम्हें? माँ की आंखों में आंसू देखकर नव्या भी रोने लगी। मेरी कोई गलती नहीं थी मम्मा, उसने हिचकियों के बीच कहा। हाँ, सारी गलती मेरी है जो मैंने अपनी और तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें इस गांव में अपनों के बीच ले आई। रणबीर जैसा लड़का कहाँ किसी की किस्मत में होता है।
बिमला जी के मुंह से निकले इन कड़वे शब्दों ने नव्या को चौंका दिया। वह समझ नहीं पाई कि माँ किस अच्छी किस्मत की बात कर रही हैं। उसका मन किया कह दे कि उस अनपढ़ अकड़ू जाहिल गंवार के साथ कौन लड़की शादी करेगी, लेकिन माँ की खरी खोटी सुनने के डर से चुप रही। बिमला जी ने हाथ जोड़कर कहा, नव्या, अब कोई बेवकूफी मत करना। यहाँ के ससुराल वालों के स्वाभिमान को मत ललकारो, और ये दुपट्टा इसे हर वक्त कंधों पर मत झुलाया करो, इसे सर पर लो। उन्होंने खुद दुपट्टा उसके सर पर सेट किया ताकि उसके सुनहरे काले बाल छिप जाएं। गांव की सुबह आज कुछ अलग थी। हवेली के बाहर दूर तक फैले सरसों के लहलहाते खेत और धूल भरी पगडंडियों पर आज उत्सव का माहौल था। ऊंचे बरगद के पेड़ों के नीचे गांव के बुजुर्ग हुक्का पीते हुए रणबीर की शादी की चर्चा कर रहे थे। हवेली के बड़े फाटक पर ताजे गेंदे के फूलों के तोरण बांधे गए थे। पीतल के बर्तनों की खनक और हलवाइयों के कड़ाहे से आती खुशबू पूरे गांव की हवा में घुली हुई थी। शाम होते होते हवेली के मुंडेरों पर मिट्टी के दिए जला दिए गए, जिससे पुराने पत्थरों की दीवारें सुनहरी चमक उठी। नव्या के लिए सबसे सुंदर जोड़ा चुना गया। शाम होते ही तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन बुलाई गई। जब नव्या तैयार हुई तो वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। भारी गहनों और मेकअप में उसके रूप में 4 चांद लगा दिए थे। दूसरी तरफ रणबीर दूल्हा बना हुआ पूरी महफिल पर छाया हुआ था। लेकिन जब बिमला जी मुस्कुराते हुए नव्या के कमरे में दाखिल हुई तो कमरा खाली पड़ा था। नव्या वहां नहीं थी, बस एक खत पड़ा था। बिमला जी, वह चली गई, वह भाग गई। इतना कहते ही बिमला जी के सीने में तेज दर्द उठा और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। सुमित्रा जी ने तुरंत समझदारी दिखाई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने भरोसेमंद नौकरानी से कहा कि वह चुपके से रणबीर को बुला कर लाए। रणबीर जब कमरे में आया और उसे पता चला कि नव्या भाग गई है, तो वह कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। रणबीर बेटा, वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी, सिर्फ तुम ही उसे वापस ला सकते हो और हमारे ससुराल वालों की नाक कटने से बचा सकते हो। सुमित्रा जी ने उसे समझाया, आज वह मेरे हाथों से नहीं बचेगी माँ। रणबीर ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आप आंटी जी को संभालिए, मैं उस जिद्दी लड़की को लेकर आता हूँ। वह अपने सबसे भरोसेमंद गार्ड्स के साथ चुपचाप हवेली से निकल पड़ा। दूसरी तरफ नव्या वहीं रणबीर की भारी शॉल अपने शरीर पर लपेटे भाग रही थी। गांव की रात बहुत डरावनी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने और झींगरों की आवाजें आ रही थी। कच्ची सड़कों पर उड़ती धूल और पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां उसे डरा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग था, जिसमें उसका पासपोर्ट और कुछ जरूरी सामान था। उसे नहीं पता था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। अचानक एक बड़ी सी ब्लैक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर निकला जगत सिंह, रणबीर का पुराना दुश्मन। जगत ने नव्या को सर से पांव तक देखा, जो रणबीर की शॉल में लिपटी हुई थी। तो ठाकुर की दुल्हन भाग रही है, उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। नव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गई कि वह मुसीबत से बचकर और बड़े खतरे के सामने आ खड़ी हुई है। नव्या के वजूद को देखते ही जगत सिंह की आंखों में चमक आ गई। वह रणबीर की किस्मत पर जल उठा था। नव्या वाकई किसी कांच की गुड़िया जैसी थी, जिसे हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। कोई मदद चाहिए? जगत ने बहुत बनावटी अदब से पूछा। नव्या घबराकर अपने चारों तरफ देखने लगी। मदद के लिए उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन क्या इस अनजान और अजीब दिखने वाले आदमी से मदद लेना ठीक था? उसने अपना चेहरा शॉल में छिपाने की कोशिश की। उसे जगत की नजरें अपने शरीर में चुभती हुई महसूस हुई। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, रास्ता छोड़ो मेरा, वह थोड़े सख्त लहजे में बोली। जगत सिंह जोर से ठहाका मारकर हंसा। वाह, क्या तेवर हैं! उफ, हम तो मर ही न जाएं। वह अपनी गर्दन पीछे झुकाकर हंस रहा था। नव्या ने मन ही मन ईश्वर को याद किया और वहां से निकलने लगी। तभी जगत की गाड़ी ने उसका रास्ता फिर से रोक लिया। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? जगत गाड़ी से बाहर निकलकर बोनट पर बैठ गया। रणबीर से मेरे पुराने हिसाब किताब बाकी हैं, चलो आज तुमसे ही पूरे करता हूँ। उसकी बेबाकी देखकर नव्या की चीख निकल गई। वह डर के पीछे हटी। अरे,
अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं और तुम पहले ही डर गई। जगत ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। नव्या का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में हर तरफ शिकारी बैठे हैं। उसने बिना सोचे समझे उल्टे पैर गांव की गलियों की तरफ दौड़ लगा दी। जगत ने अपने 2 आदमियों को उसके पीछे जाने का इशारा किया। नव्या भागते भागते अचानक किसी चीत से टकराई और मुंह के बल गिरने ही वाली थी कि तभी किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। नव्या ने कांपते हुए ऊपर देखा। सामने रणबीर खड़ा था। उसे देखते ही नव्या की रूह कांप गई। उसे समझ नहीं आया कि आज की रात ज्यादा काली थी या रणबीर की आंखें। जगत सिंह के आदमी रणबीर को देखते ही वहीं से दुम दबाकर भाग निकले। रणबीर ने नव्या की नाजुक कमर पर अपनी पकड़ इतनी सख्त कर दी कि उसके होंठों से एक सिसकी निकल गई। लेकिन रणबीर ने उसकी तकलीफ की परवाह नहीं की। उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसे घसीटता हुआ अपनी जीप की तरफ ले गया। वह इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता था। उसे बस अपनी इज्जत बचानी थी और नव्या को चुपचाप हवेली वापस जाना था। नव्या चुपचाप उसके साथ घिसटती चली गई। उसे डर था कि यह आदमी आज उसे जान से मार देगा। गाड़ी में बैठते ही वो दरवाजे से सटकर बैठ गई। रणबीर ने जीप को इतनी तेजी से मोड़ा कि वो नाजुक सी लड़की उछलकर सीधा उसकी गोद में जा गिरी। नव्या की चीख निकल गई और उसने डर के मारे रणबीर के गले में अपनी बाहें डाल दी और आंखें मींच ली। रणबीर ने अपनी रफ्तार कम नहीं की, बस उसे सख्ती से पकड़कर वापस सीट पर पटक दिया। नव्या दर्द से कराह उठी। इतना जालिम भी कोई हो सकता है, उसने बस यही सोचा। गाड़ी हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। रणबीर ने उतरने से पहले उसका छोटा बैग छीना और पिछली सीट पर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा बैग वापस करो, नव्या चिल्लाई। रणबीर ने उसका जबड़ा इतनी सख्ती से दबोचा कि उसकी आवाज हलक में ही रह गई। अपनी जुबान को काबू में रखो वरना काट के रख दूंगा। रणबीर का गुस्सा देखकर वह सहम गई। उसकी आंखों में पछतावे के बजाय जो बगावत थी, वह रणबीर के तैश को और बढ़ा रही थी। वह उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया जहां घर के सभी लोग मौजूद थे। तुम मेरे हाथ से मर जाओगी। अब अगर इस कमरे से कदम बाहर भी रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। उसने नव्या को बिस्तर पर पटका और फुंकारा। बिमला जी अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर तो जी उठी थी, लेकिन नव्या की इस हरकत ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया था। रणबीर कमरे से बाहर निकल गया क्योंकि अगर वह और रुकता तो शायद अपना आपा खो देता। रणबीर के जाते ही बिमला जी ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को खड़ा किया। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि नव्या ने अपनी नजरें झुका ली। नव्या अपनी माँ को शक की निगाहों से देख रही थी। इन नजरों से मुझे मत देखो नव्या, बिमला जी ने टूटी हुई आवाज में कहा। आज तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया है। बिमला जी की आवाज में एक ऐसी थकावट थी जिसने नव्या को अंदर तक हिला दिया। अगर रणबीर तुम्हें सही सलामत वापस न लाता नव्या, तो यकीन करो कल सुबह यहाँ से तेरी डोली नहीं मेरा जनाजा उठता। उनके इन कड़वे शब्दों ने नव्या के कलेजे को चीर दिया। उसने तड़प कर माँ का हाथ थामना चाहा, पर बिमला जी ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इतना सब होने के बाद भी रणबीर तुम्हें अपनाने को तैयार है। कोई और होता तो शायद तुम्हें इस चौखट पर पैर भी न रखने देता। पर क्यों मम्मा, मैंने क्या गलत किया, नव्या रोते हुए चिल्लाई। मैं बस अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। मुझे यहाँ की कैद नहीं चाहिए। कैसी आजादी नव्या, बिमला जी ने उसे झकझोरते हुए पूछा। वो विदेश वाली आजादी जहाँ हर मोड़ पर शिकारी बैठे हैं। हम अपनी इज्जत बचाकर वहां से भागे हैं। अगर उस रात में तुम्हें लेकर वहां से ना निकलती तो आज तुम यहाँ बात करने लायक भी नहीं होती। तुम कुछ सही समझती, काश तुम में थोड़ी समझ होती। बिमला जी से समझा ही रही थी कि बाहर से भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने फौरन नव्या को बिठाया और रणबीर की वह भारी शॉल उसके ऊपर अच्छे से उड़ा दी। ये आखिरी बार है नव्या, अब मेरी इज्जत का तमाशा मत बनाना। चुपचाप इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। तभी रणबीर के पिता और पंडित जी कमरे में दाखिल हुए। पंडित जी के मंत्रों और शब्दों के बीच नव्या का जी चाहा कि वह जोर से, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी इस जाहिल गंवार से, चिल्ला दे। उसकी आंखों के सामने रणबीर का वो गुस्सा वाला चेहरा घूमने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर माँ की हालत देखकर उसने चुप रहना ही ठीक समझा।
तभी रणवीर के पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा तो नव्या को अपने पिता की याद बहुत शिद्दत से आई। उसे महसूस हुआ जैसे उसने अपनी सांसें इस हवेली में हमेशा के लिए गिरवी रख दी हो। उसका बैग, उसका पासपोर्ट, सब कुछ अब रणवीर के कब्जे में था। वह अब इस सुनहरी कैद से कहीं नहीं जा सकती थी। बाहर ढोल नगाड़ों का शोर था, आतिशबाजी हो रही थी। पूरे गांव में ठाकुर के बेटे की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। हवेली दीपकों की रोशनी से जगमगा रही थी, पर नव्या का दिल बुझा हुआ था। उसे एक जिंदा लाश की तरह तैयार करके रणबीर के कमरे में पहुंचा दिया गया। रात गहरी होती जा रही थी, पर रणबीर अभी तक कमरे में नहीं आया था। नव्या का डर बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सख्त मिजाज ठाकुर उसके साथ अब क्या सलूक करेगा। घर की बड़ी औरतों ने उसे जूस पिलाने और खाना खिलाने की कोशिश की, पर उसके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा। रात के 12 बज चुके थे। जब कोई नहीं आया तो नव्या को लगा कि शायद वह आज नहीं आएगा। उसने हिम्मत जुटाकर भारी गहने उतारकर एक तरफ रखे। उसे चक्कर आ रहे थे और कमरे में हीटर होने के बावजूद उसे ठंड महसूस हो रही थी। उसने जैसे ही अपना दुपट्टा उतार कर रखा, तभी कमरे का दरवाजा खुला और रणबीर अंदर दाखिल हुआ। नव्या की सांसें जैसे थम गई। वह सफेद संगमरमर जैसी दुल्हन लड़की दुल्हन के लिबास में सजी खड़ी उसे देख रही थी। रणबीर ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने नव्या के पास जाकर अपने हाथ सीने पर बांध लिए और उसे सिर से पैर तक बड़ी बारीकी से देखा। रणबीर की खामोशी नव्या पर भारी पड़ रही थी। रुक क्यों गई? कपड़े बदलो, रणबीर ने सूखे स्वर में कहा। वैसे भी ये सब तुमने मेरे ही लिए तो किया नहीं होगा, और सच कहूं तो तुम जैसी लड़की से मुझसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। नव्या की आंखों में फिर से बगावत की चमक उठी। मुझ जैसी लड़की? आप कहना क्या चाहते हैं? उसने गुस्से में पूछा। एक तो आप मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए, फिर ये शादी, और अब आप मुझे ताने दे रहे हैं। रणबीर उसके और करीब आया, उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मुझसे अपनी जुबान चलाने की हिम्मत मत करना नव्या। जो तुमने आज किया है उसकी सजा तुम्हें धीरे धीरे मिलेगी। रणबीर के कड़वे शब्दों ने नव्या की आत्मा को झकझोर दिया। मुझ जैसी लड़की? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं इतनी गिर गई हूं आपकी नजरों में? हाँ, तुम जैसी लड़की। रणबीर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए दहाड़ा। जिसने अपने माँ बाप की इज्जत की फिक्र है, न खानदान की मर्यादा की और न ही समाज की परवाह। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस बचकाने कदम से तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी। मना किया था मैंने मम्मी को। नव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने साफ कहा था कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, और अब क्या रास्ता बचा है तुम्हारे पास? रणवीर ने उपहास उड़ाते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ से भागोगी और रणबीर प्रताप सिंह के चंगुल से बच जाओगी? तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाती तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालता। नव्या के सब्र का बांध टूट गया। जानती हूँ अब मेरी किस्मत इस गांव और इस हवेली से बन चुकी है। अब आप जो चाहे मेरे साथ सलूक करें। मम्मी भी अब कुछ नहीं कहेंगी। उनका दिल जो दुखा चुकी हूँ। बताइए क्या सजा है मेरी? वह अपनी सिसकियां रोकते हुए बिल्कुल उसके सामने आ खड़ी हुई। दोनों के बीच महज 2 कदम का फासला था। नव्या की खूबसूरती और उसकी बेबाकी ने रणबीर के अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसने आओ देखा न ताओ नव्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपने सख्त सीने से सटा लिया। नव्या का नाजुक वजूद उससे टकराते ही थरथरा उठा। दोनों की धड़कनें एक दूसरे की लय से मिल रही थी। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरी दी हुई सजा सह सको? रणबीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसके कान के पास फुसफुसाया। नव्या का दिल सीने से बाहर आने को मचलने लगा। मुझे हर सजा मंजूर है। मैं जानती हूँ आप बिना सजा दिए तो रुकेंगे नहीं। नव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा। रणबीर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उसने जरा झुकते हुए नव्या के कान के पास अपने होंठ टिका दिए। जितनी तुम बाहर से सुंदर हो, काश तुम्हारा दिल भी उतना ही साफ होता। अगर तुम में थोड़ी सी शालीनता होती तो मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखता। पूरी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों में डाल देता। पर तुमने आज खुद को मेरी नजरों में गिरा दिया। इतना कहकर उसने नव्या को एक झटके से छोड़ा।
अचानक मिली इस आज़ादी से नब्बे लड़खड़ाकर पीछे गिरने लगी, पर रणबीर ने फुर्ती से उसकी कलाई पकड़कर वापस अपनी ओर खींचा। सिर चकराने और कमजोरी की वजह से नब्या सीधे उसके सीने पर जा गिरी और बेसुध हो गई। रणबीर ने उसे अपनी बाहों में भरा और बिस्तर पर लिटाया। सुबह से भूखी प्यासी नब्या अब और सहन नहीं कर पाई थी। रणबीर ने पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर छिड़की। नब्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। रणबीर ने उसे सहारा देकर उठाया और पानी पिलाया। पानी पीते समय नब्या के कांपते होठों को देखकर रणबीर के मन में एक अजीब सी कसक उठी। मैं वैसी नहीं हूँ जैसी आप सोच रहे हैं। मैं किसी के साथ नहीं भाग रही थी। नब्या ने पानी पीते ही सफाई देनी चाही। रणबीर ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी और उसे चुप करा दिया। अगर मुझे तुम्हारे चरित्र पर जरा भी शक होता तो यकीन मानो मैं तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता। अब आराम करो, आज तुम बहुत भाग चुकी हो। वह इतना कहकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। अगले दिन नब्या के मुंह दिखाई थी। उस वक्त रणबीर अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अंदर आया था। सब इस चांद सूरज जैसी जोड़ी को एक साथ देखने के लिए बेताब थे। वे एक दूसरे के साथ बैठे और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। सबने उनकी जोड़ी देखकर बहुत तारीफ की। रणबीर ने जब नब्या को यूं पलके झुकाए देखा तो वह बस मुस्कुरा दिया। वह जिस तरह आज उसके लिए बोला, नब्या की नफरत में दरार पड़ने लगी थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। मैंने इस शख्स को कितना गलत समझा और आज इसने मेरे लिए स्टैंड लिया, वरना कल जो हुआ था उसके बाद वह उससे इतने नरम व्यवहार की उम्मीद तो हरगिज नहीं कर रही थी। पर वह वाकई उसके लिए दयालु साबित हुआ था। वह दिल में गुदगुदी सी महसूस करते हुए मुस्कुराई। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी मीरा ने रणबीर का रास्ता रोकते हुए कहा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। क्या किया है मैंने रणबीर? रणबीर गहरी सांस भरकर उसे देखने लगा। पहला हक मेरा था रणबीर तुम पर। आपने कैसे उस शहर से आई लड़की को वो जगह दे दी? वह रणबीर के कॉलर तक पहुंचने वाली थी कि रणबीर ने उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से दबोच लिया। खुद पर काबू रखो मीरा, वरना कॉलर तक पहुंचने वाले हाथ रणबीर सिंह तोड़ना भी जानता है। मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं कैसे सहूं ये सब। ये सोच कर ही मैं मरने वाली हो जाती हूँ कि आपने खुद को उस लड़की के हवाले कर दिया है। मीरा रो रही थी। मीरा, तुम अच्छे से जानती हो ये शादी किन हालात में हुई है और अब इस तरह तमाशा खड़ा करने का क्या मतलब? वह माथे पर बल डाले बोला, मुझसे वादा पहले हुआ था आपका, इसीलिए पहला हक मेरा था। आपकी शादी के साथ आपको मेरा भी सोचना चाहिए था। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। वह एकदम रणबीर के सीने से जा लगी। रणबीर ने उसे देखा जो हिचकियों से रो रही थी। उसे पीछे हटाना चाह ही रहा था कि तभी सामने बुत बनी खड़ी नब्या पर नजर जा ठहरी। उसकी आंखों में एक अविश्वास था। इतना बड़ा धोखा। वह उन्हीं कदमों पर वापस पलट गई। वह जो सोच रही थी कि वह इस रिश्ते को एक मौका देगी, वह सब बर्बाद हो गया। वह कैसे मौका देती एक ऐसे शख्स को जिसकी जिंदगी में पहले से ही कोई और था और वह जबरदस्ती शामिल कर दी गई थी। नब्या को अपना वजूद बेमोल सा लगा, जिसे न माँ अपने साथ रखने को तैयार थी और पति के लिए भी वह अनचाही थी। रणबीर कमरे में आया तो नब्या आईने के सामने खड़ी अपनी चूड़ियां उतार रही थी। रणबीर ने होंठ भींचे। वह नहीं चाहता था कि उसे ऐसे पता चले, पर अब सब समेटना था। नब्या प्लीज, ठाकुर साहब मुझे कुछ झूठ नहीं सुनना। आपने और मम्मी ने साबित कर दिया कि मेरा कोई मोल नहीं है। मैं ना आपको कभी माफ करूंगी ना अपनी मम्मा को। वो उसके सीने पर उंगली ठोककर तेज लहजे में बोलती हुई बिस्तर की ओर बढ़ी। और हाँ, मुझे किसी और का हक छीनने का कोई शौक नहीं। आप अपनी पहली पसंद के पास जाएं, वरना ये गुनाह भी मेरे हिस्से आएगा। वह बहुत तड़प कर बोली थी। वह बिस्तर पर लेटी और चादर ओढ़ ली। दोनों रात को एक दूसरे से दूर सो रहे थे। नब्या ने बोझिल दिल से आंखें मूंद ली। उसी पल रणबीर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। नब्या चौंक गई। हाथ हटाइए ठाकुर साहब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर ना हटाऊं तो? रणबीर ने उसे और अपनी तरफ खींचा। क्यों करीब आ रहे हैं? हमारे बीच ऐसा कोई दिली रिश्ता नहीं है। नब्या ने उसके सीने पर हाथ मारकर पीछे धकेलना चाह रही थी। जब पास आएंगे तो दिल का रिश्ता भी बन जाएगा।
और मोहब्बत भी। उसने नब्या का सिर तकिए पर रखा और उस पर झुक गया। जबरदस्ती करेंगे? वह बेयकीनी से बोली। रणबीर ने उसके माथे को चूमा। नब्या कांप उठी। चाहता तो सजा के लिए करीब आ सकता था, पर नहीं आया। फिर इल्जाम क्यों? आपने झूठ बोलकर मुझसे शादी की, अपना पहला रिश्ता छुपाया क्यों? वह रोते हुए उसके कॉलर को पकड़ गई। हाँ, छुपाया ये गलत था, लेकिन ये तुम्हारी माँ के कहने पर हुआ। तुम्हारे पिता का सारा बिजनेस अमेरिका में उनके पार्टनर ने हड़प लिया और उसकी नज़र तुम पर थी। वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। जगत सिंह जैसे दरिंदे से बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने हमसे मदद मांगी थी। मान लिया, लेकिन मेरी शादी आपसे क्यों हुई, जबकि आपका रिश्ता पहले से कहीं और तय था? रणबीर अपनी हंसी रोक न सका। इस सवाल का जवाब अपनी माँ से लेना। क्या एक ठाकुर को कोई मजबूर कर सकता है? वह नब्या की आंखों में देखते हुए बोला। छोड़िए, मुझे नींद आ रही है। नब्या ने पीछे हटना चाह रही थी। नहीं हट सकता। आई वॉन्ट यू इन माई आर्म्स। क्या आप जबरदस्ती हक लेंगे? जाइए पहली पसंद के पास। नब्या दो टूक बोली। सच में चाहती हो कि मैं उसके पास जाऊं? रणवीर संजीदा हुआ। नब्या का दिल सिकुड़ा। वही आपकी पसंद होगी तो मैं जबरदस्ती शामिल हुई हूँ। यह जवाब नहीं है, जाऊं? इस बात पर नब्या चेहरा छुपाकर रो दी। मुझे बटी हुई चीजों से नफरत है और मुझे पति ही बटा हुआ मिल गया। रणबीर ने प्यार से उसके आंसू पूछे। यकीन करो, तुम्हें अपना पति बांटना नहीं पड़ेगा। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की सिर्फ तुम हो, और मीरा के साथ वो रिश्ता। नब्या ने पूछा। वो तब हुआ था जब हम बच्चे थे। मनचाहा रिश्ता वो होता है जिसे पूरे होश में कबूल किया जाए, और वह मैंने तुम्हें किया है। नब्या को सुकून मिला। फिर क्या वो रिश्ता खत्म कर देंगे? उसने सीने पर सिर रखकर पूछा। वक्त आने पर सब खत्म हो जाएगा। रणबीर ने उसके बालों में हाथ डाला और उसकी कमर पर बंधी डोरियों को धीरे से खोल दिया। अगली सुबह जब रणबीर की आंखें खुली तो उसका हाथ नब्या के ऊपर था और वह शर्म के मारे सोने का नाटक कर रही थी। रणबीर ने धीरे से नब्या का सिर तकिए पर रखा। उसे महसूस हुआ कि नब्या जग रही है। रणबीर उसके चेहरे पर झुका। बहुत नाजुक हो तुम नब्या। मुझ जैसे सख्त बंदे को सहना तुम्हारे बस की बात नहीं। नब्या ने झट से आंखें खोल दी। रणबीर ने उसके गाल पर हल्का सा दांत गड़ाया। नब्या की सिसकी निकली। सजा है ये, रणबीर ने बाल सेट करते हुए कहा। शावर लो फौरन। इतनी ठंड में? नब्या ने मुंह बनाया। इतनी मासूम तो नहीं हो कि शादी की पहली सुबह शावर का मतलब न पता हो। नब्या शर्म से लाल हो गई। हमारा जरूरी नहीं तो जरूरी बना दूं? रणबीर उसकी तरफ बढ़ा तो वह फौरन बाथरूम में घुस गई। बाहर से नब्या की चीख आई। क्या हुआ नब्या? ठंडा पानी खुल गया था। रणबीर हंस पड़ा। ध्यान से, कहीं बर्फ बनकर शहीद न हो जाओ और इल्जाम मुझ पर आ जाए। सुबह हवेली में औरतों का तांता लगा था। वह नब्या की तारीफ कर रहे थे। अचानक मीरा आई। कैसी हो? रात कैसी गुजरी? नब्या का मन किया उसे थप्पड़ मार दे। मीरा ने कान में कहा, तुम यहाँ से भागने के बाद लूजर लग रही हो। नब्या ने घूरा। तुमने मुझे भगाया, क्या मिला तुम्हें? अपना मुंह बंद रखो, वरना रणबीर से कहकर वो हाल करवाऊंगी कि याद रखोगी। मीरा उसे धमका रही थी। नब्या ने तंज कसा। वो क्या कहेंगे? रात भर वो अपने प्यार में मुझे भिगोते रहे। वो तो मेरे रूप पर चुटकियों में ढेर हो गए। मीरा का रंग उड़ गया। झूठ बोल रही हो। नब्या हंसी। कमरे में आना, उनके प्यार के निशान दिखाऊंगी। मीरा गुस्से में बेशर्म कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद नाश्ते की टेबल पर सावित्री जी ने कहा, भाई साहब, मैं मीरा के लिए खुद कुछ सोचना चाहती हूँ। मैं रणबीर और मीरा का रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ जो बचपन में हुआ था। सब चुप हो गए। मीरा भाग गई। सावित्री जी ने कहा, ये सब नसीब का खेल है। रणबीर और मीरा कभी एक दूसरे के करीब नहीं थे। रणबीर ने मुस्कुराकर सबके सामने कहा, नब्या ने बहुत कुछ झेला है। अब मैं चाहता हूँ वह रिलैक्स रहे, इसीलिए आज रात हम हनीमून पर जा रहे हैं। मीरा के हाथ से कप छूटते बचा। रणबीर ने नब्या के कान में कहा, तैयार हो जाओ नब्या, पहाड़ों में आज रात सिर्फ हम होंगे। नब्या मुस्कुराई और मीरा जलन के मारे वहां अपना चेहरा छुपाकर बैठ गई।
थोड़ी ही देर में दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। वहां पहुंचते ही रणबीर ने कमरे का दरवाजा बंद किया और पीछे मुड़कर नव्या को देखा, जो कांच की बड़ी खिड़की के पास खड़ी बाहर गिरती बर्फ को देख रही थी। कमरे में जल रही फायरप्लेस की लकड़ियों की चटकने की आवाज और उसकी हल्की रोशनी नव्या के चेहरे पर एक सुनहरा निखार ला रही थी। रणवीर धीरे धीरे उसके पास आया और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी। यहाँ कोई मीरा नहीं है नव्या, और ना ही हवेली की वो पुरानी बंदिशें। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम हो। रणबीर ने उसके गर्दन के पास झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा। नव्या का पूरा वजूद उस छुअन से सिहर उठा। उसने पीछे मुड़कर रणबीर की गहरी आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ हैं। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है, नव्या ने धीमे स्वर में कहा। रणबीर ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से बिस्तर पर ले आया। ये सपना नहीं है नव्या, ये हमारी हकीकत है। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें अपना पति कभी किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा, और आज मैं उस वादे को मुकम्मल करना चाहता हूँ। उसने नव्या के माथे को चूमा और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके लबों तक पहुंचा। उस एक पल में नव्या के मन के सारे डर और शिकवे पिघल कर बह गए। रणबीर ने बहुत ही अधिकार के साथ उसके लबों को अपने लबों में भर लिया। उस चुंबन में महीनों की तकरार, नफरत और फिर उपजे उस गहरे प्यार की तड़प थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, कमरे की गर्माहट और उनके जज्बात बढ़ते चले गए। रणबीर ने नव्या के कंधे से उसकी भारी ड्रेस को धीरे से सरका दिया। उस बर्फीली रात में रणबीर के हाथों की छुअन नव्या को सुकून दे रही थी। उसने अपनी आंखें मूंद ली और खुद को पूरी तरह से रणवीर के हवाले कर दिया। हनीमून की वह पहली रात उनके सच्चे मिलन की गवाह बनी। रणबीर ने उसे इतनी शिद्दत और मोहब्बत से चाहा कि नव्या को लगा जैसे उसकी रूह को आज अपना ठिकाना मिल गया हो। रात भर वादियों की खामोशी में उनकी धड़कनों और एक दूसरे का नाम पुकारती आवाजों का संगीत गूंजता रहा। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण खिड़की से छनकर आई, नव्या की आंख खुली तो उसने खुद को रणवीर के मजबूत सीने पर सिर रखे हुए पाया। रणवीर जाग चुका था और बड़े प्यार से उसके चेहरे को निहार रहा था। गुड मॉर्निंग मिसेज रणवीर सिंह, रणवीर ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। नव्या ने मुस्कुराकर उसे और कस के गले लगा लिया। अब उसे न भागने का खौफ था और न ही मीरा की जलन की परवाह। वह जानती थी कि अब वह इस सख्त ठाकुर के दिल की इकलौती रानी है। तो दोस्तों, इस कहानी में एडिट करने में कुछ गलतियां हुई हैं, उसके लिए सॉरी। जल्दबाजी में गलती हो गई, माफ करना। अगली कहानी अच्छी ही होगी। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।